हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है विविधता की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि DSSS, KVS, NVS या किसी भी अदर स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये बात हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने से पता चलता है। तो इस जो ये मैंने अपने सेल्फ नोट्स बना रखे हैं, इसमें हमें कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट्स दोनों हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने ये सेल्फ नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी से, और मैंने कोशिश की है कि पूरे चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसको अच्छे से समझोगे। और इससे ये स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ साथ जो सीटेट और एचटेट होते हैं उनमें भी, और जो DSSS, TGT, SST सेकंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर में जो 20 क्वेश्चंस जो जीएस के आते हैं, उनमें भी ये इक्वली यूज़फुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। इसमें मैंने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इसमें बता रखा है कि सब्जेक्ट का इस चैप्टर में क्या मीनिंग है। सब्जेक्ट यानी कि प्रजा, यानी कि जनता। जब मोनार्की थी, यानी कि राजतंत्र था, तो जो जनता है उसको एज अ सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाता था। जैसे आज हम एक लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं, तो उसमें हम सब इक्वल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नज़रिए से। चाहे हमारा जेंडर कोई भी है, हम लड़का हैं, लड़की हैं, हमारी कास्ट कोई भी है, या हमारा रिलीजन कोई भी है, तो हम सब कॉन्स्टिट्यूशन कानून के समक्ष समान हैं हम। यानी कि हमें जस्टिस के लिए हमारा जेंडर, हमारी कास्ट और हमारा रिलीजन वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब ये कंडीशन आज की है, लेकिन जब मोनार्की थी तो जो जनता है उसको एक सब्जेक्ट माना जाता था। ये कॉन्सेप्ट है जो कि पूछा जा सकता है। सेकंड है कि एक पोयली सेनगुप्ता, एक कोई राइटर हैं, उनकी बुक है द लाइट्स चेंज्ड। नेक्स्ट है खान पान, धर्म, पहनावा, भाषा, ये विभिन्नताएं, ये डिफरेंसेस की कोई किसी का खान पान कैसा है, किसी का धर्म, कोई कैसे कपड़े पहनता है, सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं ये विविधता के पहलू हैं, यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो डाइवर्सिटी और एक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यानी असमानता। अब देखिए, जैसे गरीबी और अमीरी है, ये विविधता नहीं है, ये असमानता है। यानी कि कोई किसी के पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो सकती, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी करोड़ों अरबों की संपत्ति है। तो ये जो डिफरेंस है ये इनइक्वालिटी है, ये डाइवर्सिटी नहीं है। और इनइक्वालिटी का एक और उदाहरण हमारे पास क्या है, वो है कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था एक असमानता का उदाहरण है। अभी ये हम दो कॉन्सेप्ट समझे, एक तो जो खान पान, धर्म, पहनावा और भाषा, ये जो विभिन्नताएं हैं ये तो विविधता के पहलू हैं, लेकिन जो गरीबी, अमीरी और जाति व्यवस्था है ये असमानता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रभावों ने लोगों के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया। यानी कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं और हमारा कल्चर कैसा
शेप होगा, इसमें जो कल्चरल इफ़ेक्ट्स हैं, सांस्कृतिक प्रभावों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट है जो डिफरेंट भौगोलिक स्थिति हैं, यानी कि जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, उन्होंने भी विविधता को उत्पन्न किया है, इससे विविधता उत्पन्न होती है। हमारा जीवन भौतिक वातावरण से गहराई से जुड़ा है। भौतिक वातावरण यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है हमारे आसपास, यानी कि हम मैदानी इलाके में रहते हैं या हम कोस्टल एरियाज़ यानी तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, यानी हमारे आसपास समुद्र हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, या फिर हम समतल जो मैदानी इलाके हैं वहाँ रहते हैं। तो इन जोग्राफिकल लोकेशन से हमारा कल्चर और हमारा जीवन जीने का तरीका, हम कैसा खाना खाते हैं, ये सब डिसाइड होता है। यानी कि अगर हम मैदानी इलाकों में रहते हैं, हमारे आसपास खेती अच्छी होती है, तो हम ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं। लेकिन अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ कृषि है, खेती है, वो अच्छे से नहीं होती, तो वो कोस्टल एरियाज़ मान लो, तो वहाँ पे नॉन वेज ज़्यादा खाया जाता है। तो इसके पीछे एक रीज़न होता है। तो नेक्स्ट है किसी क्षेत्र की विविधता पर ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का असर पड़ता है, यानी कि जो डाइवर्सिटी है उसमें हिस्टोरिकल और ये जोग्राफिकल फैक्टर्स का भी असर पड़ता है। केरल की, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव की। और सेकंड एग्ज़ाम्पल है कि जो लद्दाख है उसकी भौगोलिक स्थिति ने ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। जो लद्दाख ने किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास व भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। ये पॉइंट रिपीट हुआ है। वर्तमान जीवन का आधार काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मेरे नोट्स में सारे जो पॉइंट्स हैं वो NCERT बेस्ड हैं, तो जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों। नेशनल मूवमेंट के दौरान उभरे गीत व चिन्ह हैं, जो सिंबल्स और जो सॉन्ग्स हैं, उन्होंने विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। यानी कि जो नेशनल मूवमेंट है, जो स्वतंत्रता संग्राम है भारत का, वो 1885 से 1947 तक माना जाता है। ये टाइम पीरियड नेशनल मूवमेंट का 1885, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस ही उस टाइम पे लीड कर रहा था नेशनल मूवमेंट को। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो हमारा इंडियन नेशनल जो स्ट्रगल है वो 1885 से 1947 तक माना जाता है। तो इस दौरान क्या हुआ था कि नेशनल मूवमेंट में जैसे गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन चलाए थे, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें सभी जेंडर, कास्ट, रिलीजन, सभी लोगों ने अपने जो भेदभाव वाले जो आधार हैं उनको भुलाकर सबने एकता के साथ ब्रिटिशर्स को हराने के लिए और देश को आज़ाद करवाने के लिए सबने पार्टिसिपेट किया था नेशनल मूवमेंट में। तो वो विविधता का सम्मान था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान लिखा है वो उसमें भी भारतीय एकता की अभिव्यक्ति होती है। अब एक नारा है अनेकता में एकता, या इसको हम विविधता में एकता भी कहते हैं। इसका विचार दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू की एक बुक भी है, भारत की खोज। इसमें उनकी एक कोटेशन है, और जैसा कि हम जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स, उनमें कोटेशन भी पूछ ली जाती है। तो कोटेशंस जो NCERT में दी गई हैं और जो बॉक्सेस साइड में जो बॉक्सेस दिए जाते हैं उनमें जो पॉइंट्स, फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे लिए बहुत रेलिवेंट हैं, तो वो हमें उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसी ही नेहरू की
बुक है भारत की खोज, उसमें एक कोटेशन है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास व प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। तो ये कोटेशन हमें याद रखनी है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। ये किसकी कोटेशन है? ये जवाहरलाल नेहरू की कोटेशन है। अब हम जानते हैं कि लद्दाख के बारे में। इसमें केस स्टडी दी हुई है फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में। अब मैंने जो अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं, वो देखो, नोट्स बनाने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि जब हमें 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी होती हैं एसएसटी के लिए, टीजीटी एसएसटी के लिए, और फर्स्ट पेपर के लिए भी। फर्स्ट पेपर में ये मान लो कि 6 to 10 हमें पढ़नी होती हैं, तो इतनी सारी एनसीईआरटी हैं। एग्ज़ाम के पहले अगर हम बुक में हाईलाइट करके पढ़ेंगे या अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो वो रिवाइज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो नोट्स बनाने इसलिए ज़रूरी हैं, ताकि शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि हम उनको रिवीज़न अच्छे से कर पाएँ। और मैंने अपने सेल्फ नोट्स में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब हम लद्दाख के बारे में जानते हैं। लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है और इसकी लोकेशन जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है, ये ईस्ट में। लद्दाख में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। ये बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है और बहुत कम पेड़ उगते हैं लद्दाख में। और जो ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी के लिए पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर करते हैं लद्दाख के लोग। पश्मीना ऊन लद्दाख के लोग इसे कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। पश्मीना शॉलें मुख्यतः कश्मीर में ही बनती हैं। दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ और ख़ास तरह का एक छेना बोलते हैं, एक डिश होती है छेना, वो लद्दाख में बनती है। मांस खाते हैं लोग वहाँ पे। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी व याक होती है। और लद्दाख में बहुत सारे मुसलमान भी रहते हैं। लद्दाख व्यापार के लिए अच्छा रास्ता है और यहाँ लद्दाख की घाटियों से मध्य एशिया के काफ़िले तिब्बत पहुँचते हैं, यानी कि जो मिडल ईस्ट के काफ़िले हैं वो तिब्बत पहुँचते हैं। और जो ये काफ़िले हैं ये अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया लेकर चलते हैं अपने साथ। और लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। अब देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत किस रास्ते से पहुंचा, तो लद्दाख के रास्ते इसका आंसर है। और एक क्वेश्चन है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। गानों व कविताओं का समृद्ध मौखिक संग्रह है लद्दाख के पास। और लद्दाख का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है केसर सागा। इसके स्थानीय रूप को मुसलमान व बौद्ध दोनों लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। अब एक केस स्टडी है केरल के बारे में। केरल दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित है, यानी कि साउथ वेस्ट इसकी लोकेशन है, इंडिया के साउथ वेस्ट में। केरल के एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। और केरल में पाए जाने वाले मसाले हैं जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये उगाए जाते हैं। सबसे पहले यहूदी एवं अरबी व्यापारी केरल आए थे। सबसे पहले कौन से आए थे? यहूदी और अरबी व्यापारी। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को जाता है। इब्न बतूता मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ये इब्न बतूता ने लिखा है कि केरल में मुसलमान समुदाय की बहुत इज्जत थी। तो ये कोटेशन के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था, तो ये इब्न बतूता ने कहा था। और इब्न बतूता केरल में 700 साल पहले आए थे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे जो कि भारत में
1498 में आए थे, 1498 में। ये पानी के जहाज़ से यहाँ आए थे और इनके आने के बाद पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जान लिया था। यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म जनता द्वारा पालन किया जाता है। केरल की जो जनता है वो बहुत सारे धर्मों का पालन करती है, यानी कि बहुत सारे रिलीजन हैं वहाँ पे। और चीनी व्यापारी भी केरल आए थे। चीना वला एक मछली पकड़ने वाला जाल है जो स्पेशली केरल में बनाया जाता है। चीना वला। चीना चट्टी तलने में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन हैं। चीना चट्टी जो कि केरल में स्पेशली की एक ख़ास विशेषता है। केरल की उपजाऊ ज़मीन व जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं। केरल का त्यौहार ओणम है जिसमें नाव प्रतियोगिता करवाई जाती है। फ्रेंड्स, हमें जो एग्ज़ाम आएगा MCQ फॉर्म में, तो हमें MCQ सोल्व करने हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना MCQ सोल्व करने की आदत डालें ताकि एग्ज़ाम हॉल में हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। उसके लिए आप इन वीडियोस को देखने के बाद MCQ प्रैक्टिस करना चालू रखें ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ MCQ सोल्व करने के। और इसके लिए आप टेक्स्ट बुक का भी सहारा ले सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस पाए जाते हैं। उस पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो या आप किसी बुक की हेल्प ले सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके आप अपना कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा सकते हो। थैंक यू।